ठीक है, तो क्लास, एक मिनट सर, रिचा म्यूट कर लो। हाँ, क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी इसमें, तो पढ़ लेना। ये होमवर्क करना होगा तो ये घर पे जाके रिवाइज करना, ठीक है। तो सबने अब तक कम से कम एक बार पेटेंट एक्ट को देख लिया होगा। यस सर। नहीं देखा है, हाँ? ये बढ़िया है। तो सबसे पहले हमको पेटेंट एक्ट देखना चाहिए, है ना। तो गूगल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं डाउनलोड करना है तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। और बिना कुछ सोचे कि एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, हम सबसे पहले पेटेंट एक्ट को समझेंगे, ठीक है। तो अपने को समझना क्या है, सबसे पहले पेटेंट एक्ट को। अगर इस एक्ट को समझ गए तो एग्जाम अपना निकल जाएगा। रिचा अपना माइक बंद कर लो बेटा, आपके यहाँ डिस्टरबेंस है तो माइक बंद रखो। कोई क्वेश्चन आए तो उसमें चैट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो हमें जिस एक्ट को पढ़ना है उसका नाम है दी पेटेंट्स एक्ट 1970, ठीक है। अब इसकी बहुत सारी हिस्ट्री है, अगर जानना चाहे तो जान सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, जो इसमें नियम कानून दिए हुए हैं उस पे बेस्ड। तो इस चैप्टर को देखें तो करीब 24 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है ये? 24 पार्ट में ये डिवाइड है, ठीक है। 24 पार्ट्स में ये डिवाइड है। तो इसमें से 1 बाय 1 करके देखेंगे, क्योंकि अगर सेक्शन वाइज 1 बाय 1 चलेंगे तो फिर याद नहीं रहेगा किस पार्ट में क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इन 24 पार्ट को समझते हैं कि इन 24 पार्ट में क्या क्या है, और फिर किस तरीके से उसमें कौन कौन से सेक्शन आएंगे अपने पास में, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके इनको अंडरस्टैंड करेंगे तो 10 से 12 दिन में जो अपना ये सेक्शन वाला पार्ट है पेटेंट एक्ट का, वो समझ में आ जाएगा। इस पार्ट को समझने के बाद में फिर हम जो ड्राफ्टिंग पे चलेंगे, और जब ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे तो उसके साथ में क्वेश्चन पेपर और आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं, 40-45 दिन का टाइम बचा हुआ है अपने पास में। 6 तारीख के आसपास एग्जाम होगा, 6 मई को, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर जो अपने पास में है, जिसको हम चैप्टर 1 कह सकते हैं, इसको हम नाम दे सकते हैं प्रिलिमिनरी। और इस चैप्टर में अगर जाएं तो हमें कुछ सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे, कुछ रूल पढ़ने पड़ेंगे। यानी कि चैप्टर 1 को अगर हम अच्छे से समझ जाएं तो जो भी टर्मिनोलॉजी यूज होने वाली है आगे पेटेंट एक्ट में, वो अपने को समझ में आ जाएगी, ठीक है। और इसमें कुल मिला करके 2 सेक्शन कवर होगा। कितना कवर होगा? 2 सेक्शन कवर होगा, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, ठीक है। तो पेटेंट्स एक्ट में टोटल अपने को 24 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें चैप्टर 1 का नाम हमने दिया है प्रिलिमिनरी, और इसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, ठीक है। सेक्शन 1 से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और ना पूछा जाना चाहिए, फिर भी अपने को पता होना चाहिए, ठीक है, कि सेक्शन 1 है क्या। तो जब पेटेंट एक्ट खोलेंगे तो सेक्शन 1 स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले लिखा होगा, वहां पे एक्ट में जाके देखेंगे तो लिखा होगा 1, और इसका नाम लिखा होगा शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, ठीक है। तो सेक्शन 1 क्या है अपने पास में? शॉर्ट टाइटल, यानी कि एक्ट क्या है, इसका नाम क्या होगा, इसका एक्सटेंट क्या होगा और कब से ये लागू होगा, ठीक है। तो सेक्शन 1 क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ इसके नाम के बारे में बताएगा कि एक्ट है क्या, कौन सा एक्ट है, ठीक है।
तो सेक्शन 1 में जाएंगे तो इसमें 3 पॉइंट है अपने पास में, 1.1, 1.2 एंड 1.3। जब भी कभी सेक्शन को जब पढ़ते हैं, किसी भी लॉ बुक को पढ़ते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जो भी पहली हेडिंग होती है वो अपना पेरेंट सेक्शन हो जाता है, और उसके बाद जो भी हेडिंग होती है वो सब सेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1 है, तो इसको लिखना होगा तो 1 ब्रैकेट में 1 लिखेंगे। ठीक है, सेक्शन 1 आपका पेरेंट सेक्शन हो गया, और जो ब्रैकेट में 1 लिखा है ये हो गया सब सेक्शन। ठीक है, तो सेक्शन 1 का 1 क्या कहता है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द पेटेंट्स एक्ट 1970। ठीक है, तो सेक्शन 1 में इसने इसका नाम डिफाइन किया और क्या लिखा कि दिस एक्ट may be called the Patents Act 1970। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाए कि किस सेक्शन में एक्ट को डिफाइन किया गया है, तो कहां बोलेंगे आंसर 1.1 में। इसका टाइटल डिफाइन किया गया है 1.1 में। ठीक है, 1.2 क्या कहता है, तो जैसे कि ऊपर से क्लियर था कि क्या क्या इसमें बताएगा, शॉर्ट टाइटल बताएगा, इसका एक्सटेंट बताएगा, इसका कमेंट में बताएगा। 1.2 में क्या बोलेगा, ये कहां तक इसका एक्सटेंड होगा। ठीक है, तो क्या एक्सटेंड होगा इसका, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। क्या होगा, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारे पेटेंट एक्ट में अपने को 24 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें पहला चैप्टर, इसका नाम हमने दिया कि इसका नाम होगा प्रिलिमिनरी, और इसमें हमें 2 सेक्शन कवर करने हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 क्या बताएगा, इसके टाइटल यानी शीर्षक के बारे में बताएगा, कहां तक ये अप्लीकेबल होगा और कब से ये लागू होगा। ठीक है, तो 1.1 में क्या बताया कि इसका नाम होगा दी पेटेंट एक्ट 1970। 1.2 में क्या बताया कि ये पूरी इंडिया पे लागू होगा, और 1.3 पे क्या बताएगा कब से ये स्टार्ट होगा, कब से कमेंस होगा। तो कोई भी चीज जब भारत सरकार अपने गजट में पब्लिश कर देती है, तो जिस दिन से वो गजट में पब्लिश होता है उस दिन से वो लागू हो जाता है। ठीक है, ठीक है, जिस दिन से गजट में पब्लिश हो जाएगा उस दिन से ये लागू हो जाएगा। तो सेक्शन 1 क्या बताया आपने को, इसका टाइटल क्या होगा, इसका एक्सटेंट क्या होगा, ये कब से कमेंस होगा। क्लियर हो गई। यस सर। टोटल 24 चैप्टर पढ़ने हैं, पहले चैप्टर में 2 सेक्शन, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। अब इसके बाद चलते हैं सेक्शन 2 में, है ना। यस सर। पेटेंट एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 2, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 2। ठीक है, इस सेक्शन को निकाल दिया जाए तो बाकी सारे सेक्शन बेकार हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यही चीजों को डिफाइन करेगा। तो सेक्शन 2 में क्या क्या अपने पास होगा, अपने पास में होगा डिफिनीशन एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, सेक्शन 1 में क्या था अपने पास में, टाइटल था, एक्सटेंट था और कमेंसमेंट था, है ना। टीसी था अपने पास में। सेक्शन 1 में क्या था, टीसी, है ना, टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ठीक है, सेक्शन 2 में क्या है, डीआई है अपने पास में, डिफिनीशंस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ओके। सेक्शन 1 में बहुत सारे सबसेक्शन और सबसेक्शन का भी सबसेक्शन है। ठीक है, तो जब भी कभी सबसेक्शन का सबसेक्शन होगा तो उसको इस तरीके पढ़ना है, मतलब 2 का 1,
1 का फर्दर सबसेक्शन आएगा तो इसको आगे लिखते जाएंगे ए, है ना। तो इसको बोलना क्या बोलेंगे, सेक्शन 21A, ठीक है। क्या बोलेंगे, 21A। इस ए का अगर फर्दर सबसेक्शन बनाना होगा तो इसके आगे ए बी हो जाएगा। ये इसका फर्दर सबसेक्शन बनाना है तो इसके आगे ए बी ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हमें बताना हो, किसी को समझाना हो तो क्या बोलेंगे, 21A ए बी ए, है ना। ठीक है, मतलब ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इसके अंदर है, ठीक है। जैसे जैसे सब सेक्शन में जाएंगे तो किसी छोटी छोटी बात को और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें एक एक टर्म है, उन टर्म को डिस्कस करना है। तो आज पूरा दिन हम लोग सेक्शन 2 पे देंगे और इसके एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेक्शन 2.1, है ना। 2.1 ये डिफाइन करने जा रहा है कि क्या क्या चीजें होंगी इसमें। तो सेक्शन क्या कहता है कि इन दिस एक्ट unless the context otherwise requires, इसका मीनिंग हो गया कि जो कुछ यहाँ पे लिखा जाएगा इस एक्ट में, हम जनरली उसी मीनिंग को उसी टर्म में उसी सेंस में लेंगे, ठीक है। क्या क्या डिफिनीशन दिया हुआ है, तो 2.1A में क्या दिया है, 2.1A में इसने डिफाइन किया है अपीलेट बोर्ड। क्या डिफाइन किया है, 2.1A में डिफाइन किया है अपीलेट बोर्ड। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपीलेट बोर्ड को खत्म कर दिया गया है अब, ठीक है। अपीलेट बोर्ड को अब खत्म कर दिया गया है। तो अब डायरेक्टली आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हाई कोर्ट जाएंगे। पहले IPAB हुआ करता था, ठीक है, IPAB इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, ठीक है, जिसको पिछले साल खत्म कर दिया गया। अब सारे केसेस जो भी हैं वो डायरेक्ट हाई कोर्ट जाएंगे। तो अपीलेट बोर्ड का मीनिंग अब के सेंस में खत्म हो गया है, लेकिन चूंकि सेक्शन पढ़ रहे हैं तो सेक्शन के बारे में वर्ड को टर्म को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। इसका रेफरेंस फर्दर सेक्शन 116 में दिया जाएगा। इसका रेफरेंस फर्दर सेक्शन 116 में, तो चूंकि अपीलेट बोर्ड ओमिट हो गया है नहीं तो वहां पे हाई कोर्ट लिख दिया जाएगा अब, ठीक है। ए का सब सेक्शन AB में डिफाइन किया गया है असाइनी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है असाइनी। तो असाइनी कौन होता है, जैसे आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आपकी प्रॉपर्टी का जो हकदार बनेगा वो कौन बनेगा, जो भी आपका लीगल हायर होगा, यानी जो भी आपका उत्तराधिकारी होगा तो उसका बनेगा। लेकिन इन बिटवीन अगर आप अपनी प्रॉपर्टी अपनी चीज किसी दूसरे को असाइन कर दो, ठीक है, क्या कर दो, असाइन कर दो, किसी दूसरे को दे दो, है ना। तो क्या हो जाएगा, असाइनमेंट के थ्रू वो उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी देने वाला है, जो कि इस केस में देखें तो आप हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी आदमी जिसको आपने नॉमिनेट किया होगा वो असाइनी कहा जाएगा, ठीक है। तो डिफिनीशन में क्या है अपने पास में कि असाइनी includes an assignee of the assignee and the legal representative of a deceased assignee, and reference to the assignee of any person includes references of the assignee of the legal representative or assignee of that person। तो एक सिंपल वर्ड में इस चीज को समझ ले कि असाइनी का मतलब वो हो गया कि जिसको लीगली वो राइट मिला हुआ है, ठीक है। क्योंकि
क्या है, एक प्रॉपर्टी है। तो पेटेंट प्रॉपर्टी हो गया, तो प्रॉपर्टी का एक आदमी मालिक होगा, और जो मालिक होगा उसको बेच सकता है, किसी को गिफ्ट कर सकता है, गिरवी रख सकता है, तो कुछ भी कर सकता है। तो क्या करना पड़ेगा, बाई वे ऑफ असाइनमेंट उसको देना पड़ेगा। ठीक है। असाइनी कौन होगा, पास जिस पर्टिकुलर फाइल के बारे में या पेटेंट के बारे में बात हो रही होगी, जो उसका लीगल वारिस या लीगल मालिक होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, असाइनी। असाइनी। असाइनी की बात क्लियर होगी सबको। यस सर। असाइनी कौन होगा, जो लीगल वारिस होगा, यानी जो मालिक होगा। मालिक कौन होता है, जो आविष्कार करता है। ठीक है। जो इन्वेंटर होता है, इन्वेंशन का जो इन्वेंटर होता है, वो उसका सबसे पहला मालिक होता है। दूसरा मालिक कौन होगा, जिसको वो अपना राइट असाइन कर दे, जिसको अपना राइट वो दे दे, यानी उसको क्या बोलेंगे हम, असाइनी। जिसको भी असाइन कर दे, किसी कंपनी को दे सकता है, किसी यूनिवर्सिटी को दे सकता है, किसी फर्म को दे सकता है, हमको दे सकता है, तुमको किसी XYZ को वो दे सकता है। ठीक है। किसी को भी अपना वो असाइन कर सकता है। ठीक है। तो जहां कहीं भी असाइनी का मीनिंग आएगा, तो हम समझेंगे कि यही आदमी इस पेटेंट का मालिक है। मालिक। इसमें ABA, इसमें एक टर्म लिखा हुआ है, बुडापेस्ट ट्रीटी। ठीक है। बुडापेस्ट ट्रीटी का मतलब बुडापेस्ट ट्रीटी से है, और इसके में अभी बहुत ज्यादा जो है हम अंदर नहीं जाएंगे इसको समझने के लिए। ठीक है। ABA क्या है, बुडापेस्ट ट्रीटी है। ठीक है। खाली इतना जानेंगे किस सेक्शन से रिलेटेड है बुडापेस्ट ट्रीटी क्या, ये आगे हम समझेंगे जब आगे डिस्कशन में लेंगे। तो क्या नाम है, किसके लिए है ये है बुडापेस्ट ट्रीटी के लिए। ठीक है। बुडापेस्ट ट्रीटी क्या है, इसको हम आगे समझेंगे फ्यूचर क्लासेस में। ठीक है। अभी खाली टर्म जान लेंगे कि 2-1, ठीक है, ABA में बुडापेस्ट ट्रीटी की बात की गई है। तो अब तक जो टर्म हमने देखा, उसमें एक टर्म अपने को इंपॉर्टेंट मिला हुआ है, वो असाइनी वर्ड मिला हुआ है, जो कि अपने को, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट सेक्शन है अपने पास में, तो A हो गया था, AB हो गया था, तो नेक्स्ट सेक्शन अपने पास में AC है। तो 2-1 AC है ना, 2-1 AC। ये क्या कहता है, ये कहता है कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। किससे रिलेटेड है ये कहता है कि इंडस्ट्रियल। कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ठीक है। ये एक इन्वेंशन के रिलेशन में बोलता है कि उसी चीज को इन्वेंशन हम मानेंगे या समझेंगे जो कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए कैपेबल हो, यानी जिसको यूज करके हम इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट बना पाए या कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है। तो कोई भी इन्वेंशन, वो इन्वेंशन तब कहा जाएगा इस पेटेंट एक्ट के सेंस में, जब उसका यूज इंडस्ट्री में किया जा सके। ठीक है। जैसे हम कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपने दिमाग में करते हैं, कोई मेयर स्कीम बना देते हैं। ठीक है। जैसे हम बता दें कि मैं यहाँ सोचूंगा तो तुम खाना खाने लगोगे। ठीक है। अब इस चीज का इंडस्ट्री में कोई एप्लीकेशन नहीं हो सकता है। ठीक है। ये क्या है, मेयर थॉट है। तो जो भी चीज मेयर थॉट है, मेयर फार्मुलेशन है, वो चीज इंडस्ट्री में एप्लीकेबल नहीं है, वो चीज एप्लीकेबल नहीं है, तो उसको इन्वेंशन नहीं माना जाएगा। ये किस सेक्शन में कहा गया है, 2-1 AC में कहा गया है। कहाँ पे कहा गया है, 2-1 AC में। यहाँ सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये टर्म इंपॉर्टेंट है, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, क्योंकि अभी आगे फिर से आएगा अपने पास में। ठीक है। 1B, 2-1B में डिफाइन किया गया है कंट्रोलर। ठीक है। कंट्रोलर। ठीक है। कंट्रोलर का मतलब होगा कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। सिंपल फॉर्म में इनको हम कहते हैं CGPDT। हम क्या कहते हैं,
CGPDTM, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। इनका फर्दर रेफरेंस अपने को मिलेगा सेक्शन 73 में। ठीक है, वहां पे फिर से डिटेल में डिस्कशन होगा इनके बारे में। ठीक है, तो जो पेटेंट ऑफिस है अपनी पूरे इंडिया में, उस पेटेंट ऑफिस का एक हेड होता है, तो जो इसका हेड होता है उसी को हम कहते हैं CGPDTM। ठीक है, ठीक है, CGPDTM को हेड कहेंगे। तो जो भी काम इस पेटेंट ऑफिस में होगा डिसीजन लेने का, वो इनके नाम से लिया जाएगा। ठीक है, जो भी डिसीजन पेटेंट ऑफिस में लिया जाएगा वो इनके नाम से लिया जाएगा। अभी प्रेजेंट में जो CGPDTM है उनका नाम है प्रोफेसर उन्नत P पंडित। ठीक है, क्या नाम है? उन्नत P पंडित। P पंडित। कभी पूछा नहीं गया आज तक, लेकिन इनका भी नाम पूछ ही ले तो क्या करेंगे। ठीक है, तो पेटेंट ऑफिस का जो हेड है उसको बोलेंगे CGPDTM, कंट्रोलर जनरल। ठीक है, और जो कुछ भी यहाँ पे डिसीजन होगा वो इन्हीं के नाम से होगा। ठीक है, अपने देश में अभी पेटेंट ऑफिस की जो है 4 ब्रांच है। कहाँ कहाँ पे है? कोलकाता, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई। दिल्ली एंड मुंबई। ठीक है, कोलकाता पेटेंट का हेड ऑफिस है। ठीक है, कोलकाता पेटेंट का हेड ऑफिस है और मुंबई में CG की ऑफिस है। ठीक है, कंट्रोलर जनरल का ऑफिस कहाँ है? मुंबई में है। ओके, ये कंट्रोलर वर्ड एक्ट में बार बार रिपीट होगा, तो जहां कहीं भी रिपीट होगा उसका मतलब ये होगा कि हम कंट्रोलर जनरल की बात कर रहे हैं, क्योंकि सारा काम उन्हीं के नाम से होगा। जैसे जैसे देश में सारा काम राष्ट्रपति के नाम से होता है, राज्य में सारा काम राज्यपाल के नाम से होता है। ठीक है, उसी तरीके से ऑफिस में जो भी काम होगा वो कंट्रोलर जनरल के नाम से होगा। तो जहां कहीं कंट्रोलर लिखा है उसका मतलब कंट्रोलर जनरल से हो रहा है। अब वो अपने पावर डेलीगेट्स करते हैं XYZ को, जो कि उनके बिहाफ पे काम करते हैं। ठीक है, तो वर्ड इंपॉर्टेंट था, सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 21C में अपने पास में एक वर्ड और आएगा, उसका नाम है कन्वेंशन एप्लीकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। कन्वेंशन एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। पिछली बार एग्जाम दिया होगा तो देखा होगा कि जिन पेपर देखोगे जिसमें मिलेगा इस पे बेस्ड क्वेश्चन, कन्वेंशन एप्लीकेशन। ठीक है, ये डील होगा सेक्शन 135 से। जो भी सेक्शन यहाँ पे लिख रहे हैं उन सेक्शन को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो वर्ड लिखे जा रहे हैं इन्हीं को समझना है, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा अपने को। ठीक है, कन्वेंशन एप्लीकेशन तो क्या होगा, कुछ कन्वेंशन कंट्रीज होती हैं। ठीक है, क्या है? कन्वेंशन कंट्रीज। कन्वेंशन एप्लीकेशन का मतलब हो गया कन्वेंशन कंट्रीज, है ना। कन्वेंशन कंट्रीज बेस्ड एप्लीकेशन, है ना। अब क्या है कि पेटेंट है टेरिटोरियल राइट। ठीक है, पेटेंट है टेरिटोरियल राइट। इसका मतलब होता है कि जिस देश में आपने इसको लिया है, ठीक है, ये उसी देश में आपको मिलेगा इसका राइट। ठीक है, जिस देश में आपने इसको लिया है ये राइट सिर्फ उसी देश में रहेगा। ठीक है, जैसे आपने इंडिया में लिया हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में रहेगा आपका ये वैलिड। अगर आपने जापान में लिया है तो जापान में वैलिड रहेगा। अगर आपने यूएस में लिया है तो यूएस में वैलिड रहेगा। ठीक है, अब पेटेंट में एक टर्म होता है, क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कोई आदमी एक्स है, इसने एक एप्लीकेशन फाइल किया। क्या किया? एक एप्लीकेशन फाइल किया, इसने कोई चीज बनाया हुआ था। तो मान लेते हैं कि आज इसने इंडिया में फाइल कर दिया। कब फाइल किया? 15 मार्च को इसने इंडिया में फाइल कर दिया, है ना, 15 मार्च 2023। तो जब 15 मार्च 2023 को इंडिया में एप्लीकेशन फाइल हो गया, अब ये
अमेरिका में जाकर के, क्योंकि एक ही दिन में तो जरूरी नहीं था कि ये फाइल हो जाए, ये सब रूल एक्ट जब बने थे तो उस समय इंटरनेट का जमाना नहीं था, ठीक है। तो उस समय तो और भी डिफिकल्ट था कि एक ही दिन में सारी जगह पे फाइल हो जाए। तो मान लेते हैं 15 मार्च के बजाय ये जाकर के 10 जुलाई को अमेरिका में अपना एप्लीकेशन फाइल करता है ना। तो जब पेटेंट एक्ट में एग्जामिनेशन होता है तो क्या कहता है कि जिस डेट को आपका एप्लीकेशन फाइल हुआ है उस डेट से पहले के जितने भी एप्लीकेशन दुनिया में है, जितनी भी नॉलेज दुनिया में है, उन सबको यूज करके आपके एप्लीकेशन को चेक किया जाएगा। तो जैसे अमेरिका में ये चेक करेगा तो क्या करेगा, इसका अपना एप्लीकेशन ही इस एप्लीकेशन के अगेंस्ट हो जाएगा, है ना। इसका अपना एप्लीकेशन ही इस एप्लीकेशन के अगेंस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने एक समूह बनाया, एक ग्रुप बनाया, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाया। और कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या बनाया कि जो भी कंट्रीज, ठीक है, जो भी कंट्रीज एक एग्रीमेंट बनाया कि इस एग्रीमेंट को साइन करेंगे उन सबको हम बोलेंगे कन्वेंशनल कंट्रीज। जो भी कंट्री कन्वेंशन एग्रीमेंट को साइन करेंगे उनको क्या बोलेंगे हम, कन्वेंशनल कंट्रीज। ये बायलिटरल भी हो सकता है, मल्टीनेशनल भी हो सकता है। तो धीरे धीरे करके एक पूरा पूरा ग्रुप बन गया, ठीक है, पूरा पूरा ग्रुप बन गया। और जब उस ग्रुप में सारे देश आ गए, मान लेते हैं इंडिया भी आ गया, यूएस भी आ गया, चाइना भी आ गया, जर्मनी भी आ गया, जापान भी आ गया, अब बहुत सारे देश आ गए, ठीक है। तो जब इतने सारे देश यहाँ पे आ गए तो इन्होंने क्या कहा कि आप इन कंट्रीज में से किसी की यहाँ भी एप्लीकेशन फाइल करो, और उस एप्लीकेशन फाइल करने के 12 मंथ्स के अंदर, क्या है, 12 महीने के अंदर अगर हमारे कंट्री में आओगे तो आपका जो पहले फाइल किया गया एप्लीकेशन है, हम जो पहला डेट होगा सबसे पहले उसी डेट को आपके जो है एप्लीकेशन का प्रियोरिटी डेट मान लेंगे। क्या मानेंगे, प्रियोरिटी डेट। यहाँ पे एक वर्ड आया है प्रियोरिटी। प्रियोरिटी का मतलब होता है फर्स्ट डिस्क्लोजर टू ऑफिस, ठीक है, डेट ऑन व्हिच इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लोज टू एन ऑफिस, ठीक है। किसी भी कंट्री में कहीं भी दुनिया में जब उसको फर्स्ट टाइम किसी ऑफिस में आपने फाइल किया है तो वो प्रियोरिटी डेट कहा जाएगा। तो क्या नाम कहेंगे इसको, फर्स्ट फाइलिंग डेट। क्या बोलेंगे, फर्स्ट फाइलिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इज कॉल्ड द प्रियोरिटी डेट, ठीक है। इस वर्ड को लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, ठीक है। लिख लिया प्रियोरिटी डेट, यस सर। ठीक है। तो कन्वेंशन कंट्री कौन सी है, जो कि एक ग्रुप में शामिल है और ये मानती है कि जो एप्लीकेशन कहीं भी उस ग्रुप की कंट्रीज में फाइल हुआ हो तो वो अगर 12 महीने के अंदर उनके यहाँ पे आएगा तो उसकी प्रियोरिटी डेट को वो एक्नॉलेज करेंगे, ठीक है। यानी उनका पहले का फाइल किया गया एप्लीकेशन उनके एप्लीकेशन के विरुद्ध नहीं जाएगा, और जो पहला डेट था उसी को उसकी वैलिडिटी मान लेंगे, ठीक है। मतलब जो यूएस में जाएंगे कन्वेंशन कंट्री होने के बावजूद भी कन्वेंशन कंट्री होने के कारण क्या करेगा, ये 15 मार्च 2023 को ही इसकी फर्स्ट फाइलिंग डेट मान लेगा, जबकि फाइलिंग कितनी को हो रही है, 10 जुलाई को हो रही है, ठीक है। तो इसी डेट से माना गया है, नहीं जब इसका एग्जामिनेशन होगा तो 15 मार्च से पहले वाले डॉक्यूमेंट के बेसिस पे होगा। अगर ये कन्वेंशन एप्लीकेशन नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, 10 जुलाई से पहले वाला एप्लीकेशन जो होगा इसके लिए प्रायर आर्ट माना जाएगा, ठीक है। तो एक वर्ड हमने पढ़ा था प्रियोरिटी डेट, दूसरा डेट वर्ड पढ़ा हमने प्रायर आर्ट। क्या पढ़ा, प्रायर आर्ट। प्रायर आर्ट क्या है, ऑल द लिटरेचर, ठीक है, ऑल द लिटरेचर,
आर नॉलेज, all the literature or knowledge available are known to the public before the priority date of an patent application। ठीक है, तो प्रायर आर्ट क्या होगा? जितना भी डॉक्यूमेंट, जितना भी नॉलेज, जितना भी लिटरेचर पब्लिश है, वो पेटेंट हो, नॉन पेटेंट हो, किताब में हो, वीडियो फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो सारा जिस दिन आपका एप्लीकेशन फाइल हुआ है उससे पहले का जितना कुछ भी है, उन सबको हम क्या बोलेंगे? प्रायर आर्ट। ठीक है, तो दो वर्ड हमें क्लियर हो गया, प्रियोरिटी डेट और दूसरा हो गया प्रायर आर्ट। ये दोनों चीजें हम पिछले टर्म में कन्वेंशन एप्लीकेशन के बारे में। तो कन्वेंशन एप्लीकेशन क्या है? जो कि किसी कन्वेंशन कंट्री में फाइल किया गया हो, उसका प्रियोरिटी डेट लेकर के किसी दूसरी कन्वेंशन कंट्री में जाए, अगर वो कंट्री पुराने वाले फाइलिंग डेट को, प्रियोरिटी डेट एक्नॉलेज करे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कन्वेंशनल एप्लीकेशन। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? कन्वेंशन एप्लीकेशन। यस सर। ठीक है, चलिए, ये कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 21C। 21C है ना? यस सर। कन्वेंशन एप्लीकेशन। ठीक है, तो कन्वेंशन एप्लीकेशन में कितने महीने का टाइम मिलेगा प्रियोरिटी डेट बचाने का अपने को? 12 महीने। 12 मंथ्स मिलेगा, है ना? 12 महीने मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम, अच्छा, पेटेंट में क्या होता है? डेट टू डेट चलता है। जैसे अगर आज की डेट कितना है? 15 मार्च 2023, तो ये 15 मार्च 2024 तक किसी भी कन्वेंशन कंट्री में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, तो इसकी प्रियोरिटी डेट जो है वो बनी रहेगी। ठीक है, तो कन्वेंशन एप्लीकेशन में फायदा क्या मिला कि 12 महीने का टाइम मिल गया पूरी दुनिया भर में आपको एप्लीकेशन फाइल करने का। दुनिया भर से मतलब है सिर्फ वो कंट्रीज जो कन्वेंशन कंट्रीज हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेक्शन 21D, ये किसकी बात करेगा? ऊपर कन्वेंशन एप्लीकेशन की बात हो रही थी, तो नीचे किसकी बात होगी? कन्वेंशन कंट्री की बात होगी, है ना? कन्वेंशन कंट्री। ठीक है, और कौन सी होंगी कन्वेंशन कंट्री? ये आगे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे सेक्शन 133 में। कन्वेंशन कंट्री डिस्कस करेंगे सेक्शन 123 में। और कन्वेंशन कंट्री क्या है? ये कोई भी इंटर गवर्नमेंटल अरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, यूनियन ऑफ कंट्री हो सकता है, बायलैटरल हो सकती है। जैसे हम हैं, हम नेपाल के साथ समझौता कर लें कि हम आपको कन्वेंशन कंट्री का दर्जा देंगे, आप हमारे यहाँ फाइल करो, तो 12 महीने का हम आपको टाइम दे देंगे फाइलिंग का। ठीक है, तो वो कंट्री जो कि एक ग्रुप का मेंबर हो, और ग्रुप के टर्म एंड कंडीशन क्या है वो आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो 21C कन्वेंशन एप्लीकेशन, 21D कन्वेंशन कंट्री के बारे में बात करता है। इसके बाद सेक्शन आता है 21E, है ना? 21E ये कहता है डिस्ट्रिक्ट कोड। तो हम सबको पता है कि डिस्ट्रिक्ट कोड क्या होता है। डिस्ट्रिक्ट कोड जो कि आपके जिले की कोर्ट हो। ठीक है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। 21F अगला सेक्शन है, ये बोलता है एक्सक्लूसिव लाइसेंस।
करना डिस्टर्बेंस आ रहा, माइक आप कर लो बेटा अपना। सर ये टच ही नहीं हो रहा है, हैंग कर रहा है फोन। अच्छा कोई बात नहीं। एक्सक्लूसिव लाइसेंस, ठीक है, ये लाइसेंस क्या है, जो कुछ हम एक दूसरे को एग्रीमेंट करके दे दें, और जब एक्सक्लूसिव लिख देंगे तो उसका मतलब केवल और केवल उसके पास हो गया, ठीक है। ठीक है, और ये कौन देगा, पेटेंटी देगा। कौन देगा, पेटेंटी। तो मीनिंग आएगा पेटेंटी कौन है, ठीक है। पेटेंटी कौन है, जिसको पेटेंट मिलता है उसको हम बोलते हैं पेटेंटी, ठीक है। जिसको पेटेंट मिलता है उसको क्या बोलेंगे हम, पेटेंटी, ठीक है। 21G था, उसको हटा दिया गया है 2005 में। सेक्शन 21H, देखो जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है सिर्फ उनको लिख रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट को डिस्कस करेंगे हम लोग। 2H है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का मीनिंग है कोई भी चीज जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, ठीक है, उसको हम गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कहेंगे। 2GH के बाद में अपना आई सेक्शन आ जाएगा। सेक्शन आई बताता है हाई कोर्ट के बारे में। तो हाई कोर्ट, जैसा कि हम सबको पता है कि अलग अलग हाई कोर्ट उनका जुरिडिक्शन है। यूपी की बात करें तो वहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसका बेंच एक है लखनऊ में। लेकिन जब हाई कोर्ट की बात आएगी तो हाई कोर्ट इलाहाबाद ही होगा। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट है, मुंबई में मुंबई हाई कोर्ट है, कोलकाता में कोलकाता हाई कोर्ट है, चेन्नई में चेन्नई हाई कोर्ट है। तो इस तरीके से अपने पास करीब करीब जो स्टेट्स है उनमें हाई कोर्ट है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को छोड़ करके। अब इसके बाद में अपने पास आई के बाद में जे, जो सेक्शन जे है, ये फिर से एक सेक्शन स्टार्ट होने वाला है। 21J है ना। इसमें सबसे पहले आपको डिफाइन किया गया है इन्वेंशन। क्या डिफाइन किया गया, इन्वेंशन, ठीक है। इन्वेंशन क्या होगा, तो सबसे पहली बात हमने पीछे एक बार सेक्शन में देखा था, और वहां पे हमने क्या देखा था, 21AC में देखा था, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, है ना। क्या देखा था, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। कहां पे, 21AC में देखा था हमने, 21AC में देखा था कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। व्हाट इज कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, वो यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा इन्वेंशन। तो इन्वेंशन का मतलब होगा कोई भी नया प्रोडक्ट या उसको बनाने का प्रोसेस, ठीक है। तो इन्वेंशन क्या होगा, कोई भी न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस, न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस, ये इन्वेंशन होगा अगर, ये इन्वेंशन होगा अगर, ठीक है, क्या हो उसमें, उसमें हो इन्वेंटिव स्टेप। क्या हो उसमें, क्या हो, इन्वेंटिव स्टेप हो, और क्या हो, वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल हो। क्योंकि ऊपर हमने देखा था 21AC में इसकी बात की गई थी, ठीक है। इन्वेंटिव स्टेप हो, और क्या हो, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल यूज, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। हाँ, ठीक है। तो इन्वेंशन क्या होगा, कोई भी नया प्रोडक्ट या उसको बनाने का प्रोसेस, अगर उसमें इन्वेंटिव स्टेप हो और वो कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी एक मिसिंग हुआ, ठीक है, तो वो इन्वेंशन इस एक्ट के सेंस में नहीं कहा जाएगा, यानी उसको पेटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, आगे जाने से पहले पीछे एक छोटा सा पॉइंट हम लोग छोड़ के आए थे, वो छोड़ के आए थे 21IA में।
21IA में यहाँ पे इंटरनेशनल एप्लीकेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इंटरनेशनल एप्लीकेशन। इंटरनेशनल एप्लीकेशन लिखा हुआ है। इसका मीनिंग है कि जो भी एप्लीकेशन पीसीटी रूट से फाइल किए जाए, पीसीटी का मतलब होता है पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। पीसीटी का मतलब होता है दी पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। ठीक है, पीसीटी का मतलब है दी पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, यानी जो पीसीटी रूट में एप्लीकेशन फाइल किए जाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल एप्लीकेशन। और कन्वेंशन एप्लीकेशन में जो अपने को 12 मंथ का टाइम मिलता था, इंटरनेशनल एप्लीकेशन में वो अपने का 30 से 31 महीने का टाइम देगा। पूरी दुनिया में 30 महीने का है, इंडिया में 31 महीने का है। ठीक है, यानी किसी आदमी ने अगर अमेरिका में कोई एप्लीकेशन फाइल किया है तो वो अगर 31 महीने तक पीसीटी रूट से अगर आएगा इंडिया में तो उसको वही प्रायोरिटी डेट यहाँ पे मिलेगी जो कि अमेरिका में फाइल किया था 31 महीना पहले। ठीक है, लेकिन किसी आदमी ने अगर इंडिया में फाइल किया हुआ एप्लीकेशन और वो यूएस जाना चाहता, बाहर जाना चाहता है, तो उनके हिसाब से उसको 30 महीने का टाइम मिलेगा। 30 महीने मतलब 12 दूना 24 36 2.5 साल का टाइम मिल जाएगा। यानी कन्वेंशन एप्लीकेशन में जितना टाइम मिल रहा था उसका करीब करीब 2.5 गुना टाइम आपको पीसीटी रूट पे मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम डिटेल में देखेंगे पीसीटी रूट और कन्वेंशन एप्लीकेशन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, पीसीटी रूट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लेंगे हम कि एक कन्वेंशन एप्लीकेशन है, एक इंटरनेशनल एप्लीकेशन है और एक होगा अपना ऑर्डिनरी एप्लीकेशन। ठीक है, क्या होगा? ऑर्डिनरी एप्लीकेशन। और इन सारे एप्लीकेशन में जब वो इन्वेंशन होगा तभी बात आगे बढ़ेगी। इन्वेंशन कब होगा? जब वो एक नया प्रोडक्ट हो या उसको बनाने का प्रोसेस हो। क्या हो? एक नया प्रोडक्ट हो या उसको बनाने का प्रोसेस हो या प्रोडक्ट प्रोसेस दोनों नए हो तो भी कोई बात नहीं चलेगी। और उसमें इन्वेंटिव स्टेप हो, वो कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वेंशन। 21J में सेक्शन 21J बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें हमने सबसे पहली बार इन्वेंशन की बात किया। ठीक है, तो इन्वेंशन क्या होगा? कोई भी नया प्रोडक्ट या प्रोसेस अगर उसमें इन्वेंटिव स्टेप हो और वो इंडस्ट्रियली अप्लीकेबल हो तो। ठीक है, अब 21J में हमने डिफाइन किया था इन्वेंटिव स्टेप, तो नेक्स्ट सेक्शन जो होगा 21JA ये आपका डिफाइन करेगा मीनिंग ऑफ इन्वेंटिव स्टेप। मीनिंग ऑफ इन्वेंटिव स्टेप, व्हाट इज इन्वेंटिव स्टेप? तो इन्वेंटिव स्टेप मीन्स, इन्वेंटिव स्टेप मीन्स ये फीचर, ये डिफिनेशन जैसे लिखी जा रही है ऐसे आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इन्वेंटिव स्टेप की इससे पहले जो डिफिनेशन पढ़ी है देखिए वो सब समझने की चीज थी, ये याद होनी चाहिए। इन्वेंटिव स्टेप मीन्स ए फीचर, a feature of an invention, a feature of an invention that involves technical advance, that involves technical advance as compared to the existing knowledge, as compared to the existing knowledge
are having economic significance are both. And that makes the invention not obvious to a person skilled in the art. ठीक है, skilled in the art. नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, अब देखो इसमें जितने भी टर्म लिखे हैं हर एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। क्या क्या है? इन्वेंटिव स्टेप मींस ए फीचर। इन्वेंटिव स्टेप मींस ए फीचर ऑफ इन्वेंशन दैट इन्वॉल्व, क्या होना चाहिए उसमें? टेक्निकल एडवांसमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसमें? टेक्निकल एडवांसमेंट होना चाहिए। किसके कंपैरिजन में? प्रायर आर्ट के, है ना, एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज। एग्जिस्टिंग मतलब प्रायर आर्ट्स, ठीक है। प्रायर आर्ट्स यानी जो नॉलेज अवेलेबल है उसके फाइलिंग डेट से पहले, उसके कंपैरिजन में क्या होना चाहिए उसमें? टेक्निकल एडवांसमेंट होना चाहिए। मतलब जो काम पहले हो रहा था उससे कुछ अच्छा काम हो रहा हो उसमें, ठीक है। टेक्निकल एडवांसमेंट होना चाहिए, या जो कुछ भी आपने बनाया हो वो जो पहले अवेलेबल चीज थी उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हो। यानी पहले जो चीज थी बहुत महंगी बन रही थी, आपने सस्ती बना दी, या पहले जो चीज थी वो 10 दिन चलती थी, आपने उसको बनाया कि वो 1 महीने या 2 महीने या 1 साल चलने लगी, तो उससे क्या हुआ? इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बढ़ गया। तो कोई भी प्रोडक्ट या प्रोसेस वो इन्वेंशन तब कहा जाएगा जब उसमें इन्वेंटिव स्टेप हो और वो इंडस्ट्रियली कैपेबल हो, ठीक है। अब इन्वेंटिव स्टेप क्या होगा? तो कोई ऐसा फीचर आपके इन्वेंशन का जो कि पहले से अवेलेबल चीजों के कंपैरिजन में टेक्निकली एडवांस हो, या उससे उसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बढ़ गया हो, यानी कास्ट कम हो गया हो, या इसकी स्टेबिलिटी वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, ठीक है, या ये दोनों हो। इसके अलावा मतलब टेक्निकल एडवांसमेंट इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होने के बावजूद भी वो किसी पर्सन जो कि उस फील्ड में स्किल्ड है। स्किल्ड होने का मतलब हो गया कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको जानने वाला आदमी, ठीक है। स्किल्ड कौन है? जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको जानने वाला आदमी, वो स्किल्ड है, ठीक है। स्किल्ड पर्सन का मतलब एक इमेजिनरी पर्सन होता है। क्या होता है? एक इमेजिनरी पर्सन, ये हमें एज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। स्किल्ड पर्सन क्या है? इमेजिनरी पर्सन है। इमेजिनरी पर्सन कौन सा पर्सन? जिसको एग्जिस्टिंग नॉलेज का ज्ञान हो, ठीक है। उसके फाइलिंग डेट से पहले का जितना भी नॉलेज है उस फील्ड का उसको पता हो, उस आदमी को क्या बोलेंगे हम? स्किल्ड पर्सन। ये क्या होता है? एक इमेजिनरी पर्सन होता है जिसको हम दिमाग में सोचते हैं और जिसको सोच करके हम इस बात को डिसाइड करते हैं कि इन नॉलेज के बेसिस पे कि ऐसा तो नहीं था कि ये आदमी खुद ही कर लेता। जैसे ए से बी बनता था, है ना,
ए से बी बनता था, सी से डी बनता था, है ना, ए से बी बनता था, सी से डी बनता था। ये बात किसी को पता थी, है ना, ए से बी बनता है, सी से डी बनता है। अब किसी ने कहा कि सी से बी भी बनता था, क्या है, ए से बी बनता था, सी से डी बनता था। तीसरी पॉइंट क्या कहा, सी से बी बनता है ना। अब एक आदमी आया और उसने क्या किया, ए और सी दोनों को मिला लिया और दोनों को मिला करके उसने बी बना दिया। क्या कर दिया, दोनों को मिला करके उसने भी बी बना दिया। दोनों को मिला करके उसने क्या किया, बी बना दिया। ठीक है, हाँ क्लास स्टार्ट करनी है आपको। हाँ ठीक है, तो क्या था कि ए से बी बन रहा था, सी से डी बन रहा था और सी से बी भी बन रहा था। तो इसने क्या किया, इसने कहा कि ए और सी से मिलके बी बन जाएगा और कुछ देर और रखें तो अपने को डी भी मिल जाएगा, है ना। तो देखो ये सारी चीजें क्या थी, नोन थी पहले से कि सी से डी बनता ही है, ए से बी बनता है और सी से बी भी बनता है। तो ए सी को मिलाएंगे तो बी बनना ऑब्वियस है ना। और क्योंकि सी से बी बन रहा था और सी से डी भी बन रहा था, तो कोई ना कोई कंपोनेंट कॉमन होगा इसमें जो कन्वर्ट होकर के डी में चला जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो कोई भी चीज जो अवेलेबल हो लिटरेचर में उसके बेसिस पे पढ़ करके कोई आदमी अगर उस चीज को एज्यूम कर सकता है, उस चीज को बना सकता है, तो उसको क्या माना जाएगा, इन्वेंटिव नहीं माना जाएगा। टेक्निकल एडवांसमेंट इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होने के बावजूद भी उसको इन्वेंशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात जानना है कि इन्वेंशन में इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, इंडस्ट्री में अप्लीकेबल होना चाहिए, और इन्वेंटिव स्टेप के लिए जो अवेलेबल नॉलेज है उस पर टेक्निकल एडवांसमेंट होना चाहिए, और या उसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होना चाहिए, या दोनों हो सकता है। इसके बावजूद भी, क्योंकि यहाँ पे देखो कनेक्टिंग वर्ड क्या है, एंड है ना, कनेक्टिंग वर्ड क्या है, एंड है। इसका मतलब ये सारी चीजें होने के बावजूद भी ये वाली कंडीशन भी मस्ट है। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी मस्ट है। तो कल हम लोग इस पे थोड़ा और डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कोई इन्वेंशन कब इन्वेंटिव होगा, कब नहीं होगा, और ये आपको हेल्प करेगा ड्राफ्टिंग वाला यानी पेपर 2 जो है उसको करने में। ठीक है, तो आज तक हम लोगों ने क्या देखा, सेक्शन 21 जे ए तक देखा है। कहां तक देखा, सेक्शन 21 जे ए 24 चैप्टर में, चैप्टर 1 में। ठीक है, कल हम लोग इन्वेंटिव स्टेप को कंटिन्यू करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। कल की क्लास भी मैं लूंगा, उसके बाद आशुतोष जी लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। नो सर, थैंक यू। हाँ, आपको याद क्या क्या रखना है, कन्वेंशन, एप्लीकेशन, कन्वेंशन एप्लीकेशन याद रखना है। कितना टाइम मिलता है, 12 मंथ। किसके लिए, प्रियोरिटी के लिए। इंटरनेशनल एप्लीकेशन याद रखना है, इसमें कितना टाइम 30 मिलेगा, 30 और 31। ठीक है, बाहर से इंडिया में आओगे 31 मंथ, इंडिया से बाहर जाओगे तो 30 मंथ का मिलेगा। ठीक है, इन्वेंशन क्या होगा, इसकी डेफिनेशन, और इन्वेंटिव स्टेप क्या है, ये बिल्कुल एक्सेस सबको याद होना चाहिए। डेफिनेशन जैसे लिखा गया है वैसे ही इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तो कल इसको पूछेंगे हम, इन्वेंटिव स्टेप की डेफिनेशन को। ठीक है, कल टाइम से मिलेंगे 8 बजे। ठीक है।